हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के संसार में। हम स्टडी कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और ये 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक है। चैप्टर नंबर 7 है और ये जो बुक है ये तमिलनाडु बोर्ड की है। इस बुक से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई हैं। हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें कंसाइज कर दी गई हैं। वहाँ पे कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ तो कर दी जाती लेकिन उसके बारे में बताया नहीं जाता है, तो यहाँ पे चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। तो इससे पहले का जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर दिया, आप एक बार जाके देख सकते हैं। उसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा है। तो अब हम शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो कहते हैं कि जो कॉमन तरीके से देखा जाए तो 2 टाइप्स है ब्लड ग्रुपिंग की। जैसे दे आर एबीओ और आरएच, मतलब कि आरएच जो एंटीजन है और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो 2 तरह की है जो हम मोस्टली यूनिवर्सल उसमें यूज करते हैं। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं। कहता है कि डिपेंड करता है प्रेजेंस और अब्सेंस, किसके प्रेजेंस और अब्सेंस की, सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस हैं, और किसकी सरफेस के ऊपर, आरबीसी की सरफेस के ऊपर, मतलब आरबीसी की सरफेस पे किस तरह के एंटीजेंस हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। ठीक है, ब्लड ग्रुप इन इंडिविजुअल बिलोंग टू 4 डिफरेंट टाइप्स, ए बी, ए बी और ओ। सबसे पहले आप एक बार ये टेबल देख लीजिए। देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। सपोज आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो ए है, मतलब जो ब्लड ग्रुप है वैसा ही आपके आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या होगा, एंटीजन। मतलब ए ब्लड ग्रुप है तो ए ही एंटीजन है। उसके अपोजिट में प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बेटा होगी बी। ठीक है, क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी सरफेस के ऊपर कौन सा होगा, बी, और इसके अपोजिट में जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटीबॉडी ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है बेटा, तो सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, लेकिन इसके अपोजिट के लिए प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ये आप स्टार लगा लेना। तो इसलिए जो ए बी को बेटा यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है कि ये किसी से क्या ले लेता है, ब्लड, हर किसी से ब्लड ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है इसके प्लाज्मा के अंदर आरबीसी के सरफेस की वजह से, क्योंकि इसमें एंटीजन तो दोनों है लेकिन अपोजिट में एंटीबॉडी कोई नहीं है। अगर ओ है बेटा, ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसके सरफेस पे, मतलब कि आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडी हैं। कौन सी, एंटी ए और एंटी बी, इतनी बात आपने याद रखनी है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है बेटा, वो यूनिवर्सल डोनर का काम करता है, मतलब वो सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा। अगर कोई एंटीजन नहीं होगा बेटा तो एंटीबॉडी भी रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, इतनी सी बात आपने याद रखनी है। यही चीज बताई गई है यहाँ पे कि 4 तरह के हमने ब्लड ग्रुप देख लिए, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है, ये तो सिर्फ हमने एक आरएच फैक्टर आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें हम कहते हैं ना कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव, वो आरएच फैक्टर के बेस पे होता है, वो हम आगे अभी देखेंगे। तो अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, इम्यूनोलॉजी की लैंग्वेज में देखें, तो जो एंटीजन होते हैं बेटा, इनको एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं, और एंटीबॉडी होते हैं वो एग्लूटिनिन्स होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। इसी पैराग्राफ में बस यही बताया हुआ है कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए आपके, ए बी और ओ। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए बी और ओ जो इंडिविजुअल्स हैं, नेचुरल एंटीबॉडीज आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि जो ए ग्लूटिनोजेंस हैं, ए एंड बी आर प्रेजेंट इन द ए बी ब्लड ग्रुप। बी एंटीजन तो दोनों हैं, ए एंड बी, लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट में कोई नहीं है। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड द एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप्स आर शोन इन टेबल 7.1, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऑल एग्लूटिनोजेंस होते हैं, उनके मतलब जो एंटीजेंस होते हैं बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज में आप याद रखो, जो ऑल एंटीजेंस होते हैं वो उनके अंदर सुक्रोज, डी गलैक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और 11 टर्मिनल अमीनो एसिड्स होते हैं। आप ये थोड़ी सी चीज याद रख सकते हो। द अटैचमेंट ऑफ द टर्मिनल अमीनो एसिड्स आर डिपेंड ऑन द जीन प्रोडक्ट ऑफ a and a b. The reaction is catalyzed by the glycosyl
ट्रांसफेरेज एंजाइम, मतलब इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम हेल्प करता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नेचुरली पूछा नहीं जाता है कि एंटीजेंस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन के बारे में नहीं पूछा जाता। टेबल आपने हर हाल में ये याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए। मैचिंग के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सी एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान तरीका है याद रखने का कि जो आपका ब्लड ग्रुप है सेम एंटीजन आपकी आरबीसी के ऊपर होगा और उसके अपोजिट की एंटीबॉडी होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे ए ही होगा और उसके अपोजिट की एंटीबॉडी बी होगी। बस इतनी सी बात याद रखोगे, एक चीज याद रखोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब हम आरएच फैक्टर की बात कर लेते हैं। कहता है कि जो आरएच फैक्टर है वो क्या है, एक प्रोटीन है जिसको डी एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है। आपने अगर कभी देखा हो, कभी ब्लड टेस्ट अगर करवाया हो तो तीन आपके वो होती हैं, क्या कहते हैं, तीन वायल्स होती हैं, तीन बोटल्स आप जिसको बोल सकते हो, एंटीजन ए के लिए, बी के लिए और एंटीजन डी के लिए। वो ड्रॉप डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं स्लाइड से, फिर देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन किसके डालने से हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जो आरएच फैक्टर है जिसको हम प्रोटीन बोल रहे हैं, डी एंटीजन बोल रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस। मतलब ये कह रहा है कि जो आरएच फैक्टर है बेटा वो 80% ह्यूमंस के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ये आरएच फैक्टर मतलब ये एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। तो आपने देखा ना, मोस्ट ऑफ द लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव मिलता है, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव हो, या ए बी पॉजिटिव हो, या ओ पॉजिटिव हो। जो रेयर होता है बेटा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। दिस प्रोटीन इज सिमिलर टू द प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द रेसस मंकी, हैंस द टर्म आरएच फैक्टर। मतलब ये जो प्रोटीन है बेटा ये रेसस मंकी है उसके अंदर मिलता था, इसी के बेस पे इसका नाम रख दिया है आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर। इंडिविजुअल हु कैरी एंटीजन डी ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर द आरएच पॉजिटिव। मतलब देखो एक चीज और यहाँ पे डाल लो कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी की सरफेस पे ए और बी एंटीजन तो हो गया, अगर प्लस में आरएच एंटीजन भी है तो मतलब ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है आरएच फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। एंड द इंडिविजुअल हु डू नॉट कैरी द एंटीजन डी, मतलब कि आरएच फैक्टर अगर नहीं है तो उसको आरएच नेगेटिव बोलेंगे या नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। The RH factor compatibility is the checked before the blood transfusion। मतलब जब हम ब्लड चढ़ाते हैं बेटा, किसी के अंदर खून की कमी हो जाती है, हम किसी को खून देते हैं या खून लेते हैं, देने में तो कोई इशू नहीं है, आप एक बार डोनेट कर सकते हो वैसे, जैसे ब्लड बैंक के अंदर रख देते हैं सभी का खून लेके। लेकिन जब किसी को ट्रांसफ्यूजन मतलब कि चढ़ाना होता है तो बेटा उस टाइम आरएच फैक्टर की कंपेटेबिलिटी देखी जाती है कि सामने वाले का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस टाइम चेक किया जाता है। When a pregnant woman is Rh negative and the fetus is Rh positive, incompatibility mismatch। मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैं मदर हूँ, मैं आज मदर, सपोज करो कि मेरा ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, लेकिन मेरे बच्चे का जो ब्लड ग्रुप बना है बेटा वो RH पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फर्स्ट बेबी में तो ये चांसेस है आपको फर्स्ट बेबी मुझे फर्स्ट बेबी इजीली हो जाए, लेकिन सेकंड बेबी के टाइम पे क्या होगा बेटा, ब्लड ग्रुप के अंदर मिक्स हो जाएगी एंटीबॉडीज और एंटीजन। तो सेकंड जब बेबी मैं अगर कंसीव करती हूँ तो उस टाइम क्या होगा कि अबॉर्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कंसीव नहीं हो पाती। तो इसीलिए एक इसका इंजेक्शन लगता है, एंटी डी का इंजेक्शन लगता है, ताकि आगे कंसीविंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो RH नेगेटिव है लेकिन उसका फिटस RH पॉजिटिव है तो मिसमैच हो जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी RH एंटीजन ऑफ अ फिटस डज नॉट गेट एक्सपोज टू द मदर ब्लड। भी पहला बच्चा तो जैसे मैंने आपको बताया कि हो जाएगा, क्योंकि ब्लड है वो अभी क्या नहीं हुआ है, एक्सपोज नहीं हुआ है माँ के ब्लड के साथ, क्योंकि आपको पता है कि प्लेसेंटा से बेबी है वो सेपरेटेड होता है। लेकिन जो कहता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द फिटल एंटीजन बिकम एक्सपोज टू द मदर ब्लड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जब प्लेसेंटा को काटा जाता है तो उस टाइम क्या होता है, जब बेबी पैदा हो रहा होता है और जब हम प्लेसेंटा को अलग करते हैं
तो कुछ जो अमाउंट है बेबी का वो मदर के ब्लड में चला जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब भी कंसीव किया जाएगा तो मदर को प्रॉब्लम आएगी कंसीव करने में, ठीक है। इसी वजह से आती है क्योंकि जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। But during the subsequent pregnancy, the Rh antibodies from the Rh negative mother enter the fetal circulation and destroy the fetus RBC। अगर fetus के RBC बेटा खत्म हो गई तो obvious सी बात है क्या हो जाएगा, बच्चा है वो, बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, बच्चा चाइल्ड सफर फ्रॉम एनीमिया और जॉन्डिस, मतलब एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आरबीसी बच्चे की बन नहीं पाती, बच्चा ग्रो नहीं कर पाता। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी का खत्म हो जाना, ब्लास्टोसिस मतलब कि टूट जाना, और फिटियालिस मतलब फिटस के अंदर। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस आरएच अगर मदर नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव तो उस कंडीशन में चीज हो जाती है क्योंकि आरबीसी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाय द एंटीडी। मैंने बताया ना एंटीडी का इंजेक्शन लगता है बेटा, कब, एंटीडी एंटीबॉडी जिनको रोकम भी बोलते हैं, टू द आरएच नेगेटिव मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पहला बच्चा पैदा हुआ तो मदर को, अगर मदर आरएच नेगेटिव है तो उसी टाइम एंटीडी का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अदरवाइज बेटा क्या होगा कि मदर तो सर्वाइव कर जाती है, बच्चा है वो क्या हो जाएगा, बच्चा मतलब एक्सपायर हो जाएगा, बच्चा मर सकता है। तो अगर ये कंडीशन है तो उसी टाइम एंटी-डी का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। कहता है कि अगर आप कट करते हो फिंगर को या हमें कट लग जाता है और इसमें क्या होगा, यूर वुड ब्लीड फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप टू ब्लीड। ऑब्वियस बात है जब हमें बेटा चोट लग जाती है, चाहे हमारी गलती की वजह से लगे, चाहे किसी और की गलती की वजह से लगे, या बिना किसी की गलती की वजह से लगे, मान लो कि आपको चोट लग गई, घाव आ गया तो खून निकलेगा बेटा, खून निकलेगा तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो खून है वो जम जाएगा। वो किसकी वजह से हो रहा है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है, और मतलब कि हमारा जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से बच जाता है। अब कहता है कि जो ब्लड है, जो ब्लड क्लोट है, कोएगुलेट इन रिस्पॉन्स टू ट्रोमा, मतलब जो चोट लगी जब ब्लड क्लोट हो जाता है। और इस मैकेनिज्म से क्या होता है, बाय विच एक्सेसिव ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लोट और ब्लड कोएगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ ब्लड इसको बोलते हैं। मतलब जब आपका थक्का जम जाता है, खून का थक्का या ब्लड जम जाता है बेटा, उसको बोलते हैं ब्लड का कोएगुलेशन हो जाना या ब्लड क्लोटिंग हो जाना। जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है बेटा किसकी, ब्लड कोएगुलेशन की। अभी एक बार देख लो, ये फिगर है जिसमें दिखा रखा है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड कोएगुलेशन इन इंजर्ड ब्लड वेसल्स। मतलब आपको चोट लगी तब ये देखो, स्टिमुलस टिश्यू डैमेज, मतलब एक स्टिमुलस आया कि ओहो चोट लगी भाई, चोट लगी जल्दी से मरहम पट्टी करो। मसल स्पाजम, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लेटलेट्स एक वो प्लग बना देगी, एक थक्का बना देगी, नेटवर्क बना देगी टिश्यू का। इंट्रिंसिक जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगी प्रोथ्रोम्बिन की, एक्टिवेटर सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन बेटा फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो थ्रोम्बिन है बेटा एक्ट एज एंजाइमेटिकली ऑन द फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या बनाएगा बेटा, थ्रेड बनाएगा फाइब्रिन के, और फाइब्रिन थ्रेड है वो डैमेज साइट पे क्या कर देंगे, ब्लड को ट्रैप कर देंगे। देखो एक स्टिमुलस आया, ब्रेन को स्टिमुलस मिला, हो बॉडी हार्म हो गई भाई, चोट लगी है, फटाफट पहुंचो युद्ध की जगह पे युद्ध नहीं है, मतलब चोट जहां लगे, सैनिक घायल हो गए भाई, सैनिक घायल हो गए तो मरहम पट्टी करो। उस मरहम पट्टी के लिए भैया बेटा क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर होगा जिसका नाम हमने बोला प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, जिसको एक्टिवेटर सब्सटेंस भी बोलते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और थ्रोम्बिन बेटा एक एंजाइमेटिकली एक्ट करेगा और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को क्या करेगा, बोलेगा कि भाई हाँ आप फटाफट से क्या हो जाओ, एक्टिवेट हो जाओ और आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाओ। तो मतलब इस तरह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है, एक जाली सी बन जाएगी, इस तरह से पूरा नेटवर्क बना देंगे कि टेंशन ना लो महाराज, हम राजकुमार को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है, राजकुमार की फटाफट से मरहम पट्टी कर दी जाएगी। तो इस तरह से पूरा नेटवर्क बिछा देंगे और वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड है वो कोएगुलेट हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। कहता है कि क्लोटिंग जो प्रोसेस है बिगिन व्हेन द एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स इज डैमेज। जब एंडोथीलियल ब्लड वेसल्स है बेटा डैमेज होती है और जो कनेक्टिव टिश्यू है वॉल के अंदर वो एक्सपोज हो जाते हैं, कहाँ पे, ब्लड टिश्यू को,
प्लेटलेट्स अडहियर टू द कोलेजन फाइबर, जो प्लेटलेट्स हैं वो बेटा मतलब चिपक जाएंगी कोलेजन फाइबर इन द कनेक्टिव टिश्यू के साथ और रिलीज करेंगी सब्सटेंस जिसका नाम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन्स बनाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इस तरह से आपका जो ब्लड है बेटा वो क्लोट हो जाएगा एक्सेसिव ब्लड लॉस को, ताकि रोका जा सके। Clotting factor released from the clumped plates and damage the cell mix with clotting factor in the plasma। सीधा सा ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। कहते हैं कि जो प्रोटीन है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, जो इनएक्टिव प्रोटीन है बेटा, वो एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में कब कन्वर्ट होता है, इसको चाहिए होता है बेटा कैल्शियम और विटामिन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए एसेंशियल फैक्टर कौन से हैं या को फैक्टर कौन से हैं, तो वो हैं बेटा कैल्शियम और विटामिन के, भूलना नहीं है। तो इसलिए कैल्शियम और विटामिन के हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा कभी चोट लग जाए तो ब्लड लॉस ना हो, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जा सके और ब्लड क्लॉटिंग को में हेल्प हो सके। थ्रोम्बिन हेल्प टू कन्वर्जन ऑफ द सोल्यूबल फाइब्रोनोजन टू इनसोल्यूबल फाइब्रिन थ्रेड, मतलब कि जो फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन किसको एक्ट करेगा, फाइब्रोनोजन को। फाइब्रिनोजन क्या बनाएगा, फाइब्रोनोजन बनाएगा इनसोल्यूबल फाइब्रिन थ्रेड, मतलब अगर कोई ऐसी चीज बना दे बेटा जो पानी में या ब्लड में क्या है, सोल्यूबल फॉर्म में है, तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं, वो सोल्यूबल हो जाएगी। सोल्यूबल हो जाएगी तो कोई एक हम क्या नहीं बना पाएंगे, एक बांध नहीं बना पाएंगे, एक नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप इसको ऐसे सोचो, जैसे अगर कोई बच्चा, गांव का बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, मान लो आप खेत में पानी लगा रहे हो, आप ये नाली है, नाली से पानी आपके यहाँ जा रहा है, आपकी जो जमीन है जिसको हम किला बोलते हैं, ठीक है, आपके जमीन में खेत में जा रहा है। अब आपने नाले में लगाना है बेटा बांध, बांध लगाने के लिए आपको अच्छा खासा मोटी चीज पानी को रोकने के लिए चाहिएगी। अगर यहाँ सिर्फ मिट्टी मिट्टी पतली मिट्टी होगी तो पानी इसको बहा ले जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो ऐसी चीज जो इसके अंदर डिजोल्व ना हो वो लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो डिजोल्व ना होने वाली चीज क्या है, फाइब्रिन थ्रेड्स हैं जो कि ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं होते। द थ्रेड ऑफ द फाइब्रिन्स बिकम इंटरलिंक्ड, जैसे मैंने बताया ना, एक गोज टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, पूरी पट्टी सी बना देंगे फाइब्रिन नेटवर्क, ठीक है। द थ्रेड ऑफ द फाइब्रिन बिकम इंटरलिंक टू पैच, एक ट्रैप बना देंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, लगा देंगे और वुंड है वो धीरे धीरे हील होने लग जाएगा। आफ्टर सम टाइम फाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, स्क्वीज आउट ऑफ अ स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड थ्रू अ मैश वर्क कॉल्ड द सीरम प्लाज्मा विदाउट द फाइब्रोनोजन इट कॉल्ड द सीरम। सीरम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बेटा, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रोनोजन्स इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। आपने देखा होगा ना, चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जो स्किन के ऊपर पपड़ी आ जाती है जिसको आप खरुंड भी बोलते हैं, वुंड मतलब जब पक जाता है, घाव पक जाता है तो खरुंड आ जाता है। उस खरुंड को मान लो कई बार आप जैसे उखाड़ देते हैं तो हल्का सा पेल येलो सा फ्लूइड निकलेगा, वो पेल येलो सा फ्लूइड क्या है बेटा, वो सीरम है और सीरम के अंदर फाइब्रोनोजन नहीं होता। ये आपने याद रखना है कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हिपेरिन। हिपेरिन क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट है, प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी बाय द मास्ट सेल। मास्ट सेल किस क्या प्रोड्यूस करती हैं, हिपेरिन प्रोड्यूस करती हैं कनेक्टिव टिश्यू विच प्रिवेंट द कोएगुलेशन इन ए स्मॉल ब्लड वेसल्स, और ये प्रिवेंट करते हैं कोएगुलेशन को ब्लड वेसल्स के अंदर। तो हिपेरिन भी जरूरी है, नहीं तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर बेटा ब्लड जमने लग गया तो सर्कुलेशन तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो वैसे ही ठंडे हो जाएंगे, हम तो राम राम वैसे ही कर जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे ना, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हिपेरिन का क्या काम है, एक एंटीकोएगुलेंट है जो मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ताकि कोएगुलेशन को रोका जा सके ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर अगर बेटा ब्लड जम गया तो बेटा क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, जो कि अभी हमने नहीं करना। अभी तो हमने बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। भगवान ने जितनी जिंदगी दी है वो जी के जाओ बेटा, अच्छे से अच्छे अच्छे काम करो और बस किसी का बुरा मत करो, अपनी नीयत साफ रखो, किसी का बुरा मत करो, कुछ कर सको तो अच्छा करो, नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, ठीक है। अपना ही कर लो, खुद का ही, ठीक है ना बेटा। चलो ज्यादा ज्ञान हो गया, ये तो इतना ज्ञान क्या ही करना है सबको, आजकल तो सारे ज्ञानी बने बैठे हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन। अब तक हमने किसकी बात करी थी बेटा, ब्लड की बात करी थी, अब हम किसकी बात करेंगे, लिम्फ की बात करेंगे। कहता है जो 90% फ्लूइड है जो लीक होता है फ्रॉम कैपिलरीज इवेंचुअली सिप्स बैक इनटू द कैपिलरीज एंड रिमेनिंग 10% इज कलेक्टेड एंड रिटर्न टू द ब्लड सिस्टम by means of the series of the tubules called lymph vessel or lymphatic vessel।
जो फ्लूइड इनसाइड द लिम्फेटिक सिस्टम में जो होगा बेटा उसको बोलेंगे लिम्फ बोलेंगे। मतलब कि ये होता है कि मान लो कि ये है हमारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड मान लें कि थोड़ा थोड़ा पानी है बेटा, वो क्या होगा बाहर आना शुरू हो जाएगा, फिर ये रीअब्जॉर्ब कर ले जाएगा, फिर कुछ ब्लड वेसल्स अदर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चला जाएगा। जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चला गया बेटा उसको बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ है थिन वॉल डक्ट, जिसको लिम्फेटिक वेसल्स और फिल्टरिंग बॉडीज होती हैं बेटा, उनको लिम्फ नोड भी बोलते हैं। कहीं पे दिया हुआ होगा, अगर फिगर दिया होगा तो नहीं दिया हुआ, कोई नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ। कोई भी निकाल देती हूँ मैं एक बार, बस आपको दिखना चाहिए ना। ये देखो बेटा, इस तरह का जो नेटवर्क सिस्टम होता है, ये नोड्स होती हैं, ठीक है। इस ये जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स के अलावा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये देखो, ये है हमारे बेटा, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फ नोड्स हैं, है ना, इनके अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड है, ओके। ओके, लिम्फेटिक बॉडीज होती हैं जिनको लिम्फ नोड बोलते हैं बेटा। लार्ज नंबर ऑफ द लिम्फोसाइटिक सेल्स कंसंट्रेशन इन द वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फेटिक वेसल्स हैव अ स्मूथ वॉल, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो बेटा उनकी वॉल है वो स्मूथ होती हैं और ये रन करती हैं पैरेलल टू द ब्लड वेसल्स। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, साथ के साथ एक पैरेलल सिस्टम होता है, जैसा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अलोंग क्या होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। स्किन के अंदर मिलेगा अलोंग द रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब जैसे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वैसे वैसे आपको लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। दीज वेसल्स सर्व एज अ रिटर्न डक्ट्स फॉर द फ्लूइड्स दैट आर कंटिन्यूअसली डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द बॉडी टिश्यू। मतलब ये क्या आता है, जो ब्लड कैपिलरीज से ब्लड सिप सिप करके बाहर आ जाता है उसको कलेक्ट करने में ये हेल्प करती हैं। एट द एंड ऑफ अ वेसल इज शोन इन फिगर 7.4। ये देखो बेटा, ये दिखा रखा है कि ये हमारा क्या है, टिश्यू फ्लूइड ड्रेनेज में, और ये टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ से बेटा मान लो क्या हो गया, आपका जो ब्लड है वो सिप सिप करके यहाँ आ रहा है, तो ये है यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे लिम्फ वेसल्स, इस जो फ्लूइड को है वो कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, टिश्यू फ्लूइड इनटू द लिम्फ वेसल। जो टिश्यू से जो फ्लूइड बाहर आएगा बेटा वो कौन कलेक्ट कर लेगा, ये लिम्फ वेसल कलेक्ट कर लेंगे, ओके। लिम्फ फ्लूइड मस्ट पास थ्रू द लिम्फ नोड्स बिफोर इट रिटर्न टू द ब्लड। कहता है कि जो लिम्फ फ्लूइड है बेटा वो लिम्फ नोड से होके ही गुजरेगा, क्यों, ताकि उसको फिल्टर किया जा सके, कोई चीजें हैं उसके अंदर अननेसेसरी ना आ गई हो। लिम्फ नोड दैट फिल्टर द फ्लूइड फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द स्किन आर हाईली कंसंट्रेटेड इन द नेक, इन लिंगुअल एक्सिलरी रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और लिम्फ नोड यहाँ पे जरूर मिलेंगे, जैसे ना कई बार आप जबड़े के नीचे आप हाथ लगाते ना गर्दन पे, कानों के आसपास, तो यहाँ पे आपको गांठ है जिसको टॉन्सिल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। नीचे जबड़े में आप हाथ लगाओगे गले के पास, तो कहते हैं ना कई बार सर्दी जुकाम होते हैं, कहते हो गले हो गए, इसको तो टॉन्सिल्स हो गए, है ना, गांठें हो गई हैं। तो ये क्या होती हैं, लिम्फ नोड होती हैं जो इन्फेक्शन की वजह से कई बार स्वेल भी हो जाती है, ठीक है। Lymph fluid flowing out the lymph node flow into a large collecting duct, finally drain into large veins and run to the beneath the कोलर बोन। और ये क्या कह रहा है कि जो लिम्फ फ्लूइड है बेटा, जो लिम्फ नोड के अंदर है, वो एक कलेक्टिव डक्ट में जाता है, उसके बाद कलेक्टिव डक्ट से एक वेन में जाता है। वो कहाँ पे है ये वेन बेटा, हमारी जो कोलर बोन है उसके नीचे है। और सब क्लेवियन वेन है। और ये जो एम्प्टी होता है बेटा कहाँ पे होता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में होता है। The narrow passage in lymph node are sinusoid that are lined with the macrophages। और lymph node के अंदर क्या होता है कि नैरो पैसेज होते हैं, जिसको साइनोसॉइड्स बोलते हैं। और ये किससे बने होते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं, मैक्रोफेजेज होते हैं। द लिम्फ नोड सक्सेसफुली प्रिवेंट द इन्वेडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रीचिंग द ब्लड सेल्स।
और मतलब लिम्फ का क्या काम होता है, लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है, मैक्रोफाजेज हैं तो जो पैथोजेंस हैं उनको इनगल्फ करने का, उनको नष्ट करने का ये काम करते हैं। सेल्स फाउंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज नोन एज द लिम्फोसाइट। ऑब्वियसली बात है, लिम्फ स्टैंड फॉर लिम्फ और साइट मतलब सेल्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम में सेल्स बनेंगे उनको लिम्फोसाइट बोलेंगे। लिम्फोसाइट कलेक्टेड इन द लिम्फेटिक फ्लूइड आर कैरिड वाया द एट्रियल ब्लड। और ये किसके, कहाँ, एट्रियल ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट करती रहती है। आर रिसाइकल्ड बैक टू द लिम्फ, और फिर दोबारा से रिसाइकल होके लिम्फ के अंदर चली जाती। फैट्स आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द विलाई ऑफ द इंटेस्टिनल वैल। जो फैट्स है बेटा, मतलब जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो अब्जॉर्ब कर ले जाते हैं लिम्फ के द्वारा, जो लैक्टियल ग्लैंड्स होते हैं, विलाई ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल्स होते हैं, उनके थ्रू। अब ये कह रहे हैं कि वाई प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ लार्ज ऑयल कैन पास थ्रू द लिम्फ वेसल्स। वी हैव सीन द कैपिलरी वॉल्स आर नॉट परमेबल फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन। हमें पता है कि प्रोटीन के लिए कैपिलरी वॉल्स परमेबल नहीं होती है। सुजेस्ट वेयर द प्रोटीन कम फ्रॉम, भी कहाँ से प्रोटीन आएंगे। डिजीज caused by a diet and which is very low in a protein. The concentration of a protein in the blood become much lower than of a usual. One of the symptoms the cause is the edema, swelling हो जाना, गिव रीजन, और ये किस वजह से होता है आप ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात कर लेते हैं, मैं देख लेती हूँ, ब्लड वेट देख लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं हल्का फुल्का। ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं बेटा हम। ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं बेटा, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। वेसल्स कैरिंग द ब्लड आर 3 टाइप, मैंने आपको बता दिया, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। दीज वेसल्स आर द होलो स्ट्रक्चर, भी एक तरह के पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, कुछ बड़े पाइप हैं, कुछ छोटे पाइप हैं, कुछ बहुत छोटे पाइप हैं। कॉम्प्लेक्स वाल सराउंडिंग द ल्यूमन्स, जो कैविटी होती है बेटा वहां पे ये इनसाइड द हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर की बनी होती है बेटा, ये आपने याद रखने हैं। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर वाली, मीडिया बीच वाली, और लास्ट वाली इंटीमा, ठीक है। इनर लेयर ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका इंटरना सपोर्ट द वेस्कुलर एंडोथेलियम टिश्यू को सपोर्ट करेगी। मिडल लेयर है बेटा वो कंपोज्ड होते हैं स्मूथ मसल्स की, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन होता है। जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है स्मूथ मसल्स की, उसकी वजह से क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब, और वैसो डायलिशन, मतलब जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं या आर्टरीज हैं बेटा वो कंट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होंगी तो रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लड के लिए ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रैक्ट होंगी तो बेटा कम जगह बच जाएगी फ्लो होने के लिए। आउटर लेयर है जो बेटा एक्स्ट्रा टूनिका एक्सटर्ना या टूनिका एडवेंटिसिया भी बोलते हैं, ये कोलेजन फाइबर की बनी होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 7.5। अब फिगर 7.5 आप देख लेते हैं जल्दी से एक बार। ये देखो बेटा, ये मान एक ब्लड वेसल्स को इन्होंने काट के दिखा रखा है। ये बाहर वाली है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये कोलेजन की बनी हुई है। अब पाइप है बेटा, पाइप बाहर से तो कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ना, बाहर से कठोर दिखना चाहिए। ये बीच वाली लेयर है जिसको बोलते हैं बेटा ट्यूनिका मीडिया, और ये बाहर वाली है सबसे अंदर वाली जो लेयर है बेटा इसको ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, जो एंडोथेलियल की बनी होती है, ठीक है। और बस जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ये देखो, हाँ, जो बीच वाली लेयर है ना, वो किसकी बनी हुई है बेटा, स्मूथ मसल्स की, मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी तो होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन भी तो होनी चाहिए। यही इसी तरह वेन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है, 3 लेयर आपने याद रखनी है। ये इलास्टिक आर्टरी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है बेटा, ये मस्कुलर आर्टरी का दिखा रखा है, ये एट्रियोल का दिखा रखा है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब हम आर्टरी की बात करते हैं बेटा। आर्टरी क्या कह रहे हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ कैरी करती हैं बेटा, हार्ट से, अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड द आर्टरी। तो मतलब जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएंगे उनको बोलेंगे आर्टरी, क्या बोलेंगे, आर्टरी। और हार्ट हार्ट से लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है ना। एंड द आर्टरीज यूजुअली लाई डीप इनसाइड द बॉडी, और कहाँ होती है, डीप मतलब अंदर, इन बॉडी के बहुत अंदर होती हैं। द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिक, इनकी जो वाल होती है बेटा वो कैसी होती है, थिक होती है और नॉन कोलैप्सेबल होती है टू विद स्टैंड विद हाई प्रेशर।
ताकि प्रेशर की वजह से वाल है वो फट ना जाए, आर्टरी फट ना जाए। तो इसकी जो वाल होते हैं बेटा मजबूत होती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की नींव मजबूत बनाते हैं ताकि हमारा घर गिर ना जाए, ठीक है। वाल आर absent एंड हैव अ नैरो ल्यूमन। दो जो वाल होती हैं बेटा वो absent होती हैं और इनका ल्यूमन कैविटी है वो नैरो होती है। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सभी आर्टरी हैं बेटा उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय एक के जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना मना है, ठीक है। द लार्जेस्ट आर्टरी आयोर्टा, जो कि बेटा डायमीटर इसका कितना है 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और 2 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। ब्रांचेज टूटा स्मॉलर आर्टरी, फिर ये छोटी छोटी आर्टरी के अंदर ब्रांचेज में टूट जाती है। क्यूमुलेट इनटू द टिश्यू एंड फीड द आर्टरी, और इस तरह से आर्टरीज को ये ब्लड देती रहती है। इन द टिश्यू द आर्टरी ब्रांचेज इनटू द आर्ट्रियोल, आर्टरी किस में कन्वर्ट होती है, आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एज ब्लड एंटर टू आर्ट्रियोल इट में हैव अ प्रेशर 85 mmHg। कहता है कि जैसे आर्ट्रियोल में एट्रियोल में पर वो जाएगा ब्लड जाएगा बेटा तो उसका ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एट्रियोल है वो नैरो स्ट्रक्चर होंगे, 85 mmHg या 11.3 pKa है ये इसका प्रेशर हो जाएगा। फिर बट एज इट लीव फ्लो थ्रू द कैपिलरीज, और जब कैपिलरी में जाएगा द प्रेशर ड्रॉप टू द 35 mmHg, प्रेशर है वो बेटा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। 1 mmHg बेटा इतने किलो पास्कल के जो है उसके अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ mmHg किलो पास्कल, ये आपने याद रखना है। पूछ लेंगे अगर ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना होगा तो, अदरवाइज तो आपने मरकरी mmHg में आप याद रख सकते हो। एट्रियोल्स arterioles are the smaller narrow and thin walled which connected to the capillaries, और फिर ये आगे किससे कनेक्ट होंगे, कैपिलरी से। Small sphincter lies at the junction between the arterioles and the capillaries to regulate the blood supply। एक sphincter एक वाल लगी होती है जो ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। Arteries do not always branches into arterioles, they can also form a anastomosis। ये भी आप याद रख सकते हो कि हमेशा जरूरी नहीं है कि वो आर्ट्रियोल्स बनाए ही। अब ये कह रहे थे कि एनास्टोमिसिस क्या होते हैं, ये कनेक्शन ऑफ वन ब्लड वेसल आर्टरीज टू अनदर ब्लड वेसल्स। मतलब क्या है कि मान लो एक यहाँ से बनाती हूँ बेटा कि मान लो ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये इसका माउथ है, तो ये दूसरी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। मतलब रादर दैन की इसने छोटी छोटी ब्रांचेज बनाई, ऐसे ब्रांचेज बनाने के बजाय ये दूसरी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट हो गए। दे प्रोवाइड अल्टरनेट रूट ऑफ अ ब्लड फ्लो इफ द ओरिजिनल ब्लड इज ब्लॉक्ड। अभी अगर ओरिजिनल ब्लड है ब्लॉक हो जाए तो अल्टरनेट साधन भी होना चाहिए। मतलब है कि ये कहने का इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, गाड़ी लेके हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे किसी वजह से ब्लॉक हो गया आगे से, तो कोई लिंक रोड भी तो होना चाहिए जाके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओ। आर्टरीज इन द ज्वाइंट्स कंटेन न्यूमरस एनास्टोमस, मतलब को बहुत सारी अलग अल्टरनेटिव वे होते हैं ताकि ब्लड फ्लो को कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेशन में लाया जा सके, ठीक है। समझ आ गई बेटा। द अलाउ ब्लड फ्लो टू फ्रीली इवन इफ द आर्टरीज क्लोजेज ड्यूरिंग द बेंडिंग ऑफ द जॉइंट्स। कई बार जॉइंट्स की वजह से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो कोई और रास्ता होना चाहिए। मतलब कई कहते हैं ना टोल को बाईपास कर दो टोल बचाने के लिए, टोल टैक्स बचाने के लिए कई कनेक्टिव रोड से जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टोल नहीं बचाया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन केस आपका रास्ता ब्लॉक हो गया हो तो एनास्टोमस टोमस है वो बन जाते हैं। ये वर्ड आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैपिलरीज की बात कर लेते हैं। कैपिलरीज बेड आर मेड अप ऑफ द फाइन नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। ऑब्वियस सी बात है, तो किसका बना है, कैपिलरीज का बना है। कैपिलरीज आर थिन वाल्ड विद थिन वाल्ड होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया और इलास्टिन फाइबर्स इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं। द कैपिलरी बेड्स आर द साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। टिश्यू और ब्लड के बीच में जो मटेरियल होता है उसके लिए एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। ब्लड वॉल्यूम ऑफ द कैपिलरी इज हाई बट फ्लो ऑफ द ब्लड इज स्लो। मतलब कि वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन ब्लड फ्लो क्या है, कम है, ठीक है। मिक्स्ड ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डिस ऑक्सीजनेटेड मिलेगा कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरी बेड में बी फ्लडेड विद ब्लड एंड मे बी कंप्लीटली बाईपास डिपेंडिंग ऑन द बॉडी कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन पे ये डिपेंड करता है।
उसके बाद देख लेते हैं, कहते हैं कि वाही देर आर नो ब्लड कैपिलरीज इन द कॉर्निया ऑफ द आई, बताओ भी क्यों नहीं होता, एंड कार्टिलेजेस, हाउ दीज रीजन्स आर सप्लाइड विद द न्यूट्रिएंट्स, इनको कैसे न्यूट्रिएंट मिलता है। सो जस्ट वाई आर्टरी क्लोज टू द हार्ट and have a more elastic fiber in their wall and then artery further away from the heart। ये आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, इनके क्वेश्चंस आप सर्च करो, अगर ना आंसर आपको मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इनके आंसर दूंगी। कहता कि लॉ ऑफ लैपिस लैप्स है वो यूज किया जाता है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एट द हार्ट। जो लैपलेस लॉ है बेटा, ये क्या कह रहा है, स्टेट दैट द टेंशन इन द ब्लड वाल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। ऑब्वियसली बात है कि ब्लड का जैसा प्रेशर होगा वैसे ही वोल का स्ट्रक्चर होगा, वोल की टेंजाइल स्ट्रेंथ होगी। ब्लड वेसल्स सच एज आयोटा इज सब्जेक्टेड टू द हाई ब्लड प्रेशर हैव अ थिकर वॉल। आयोटा भी ऑब्वियसली बात है, आयोटा के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वाल भी बेटा थिकर होंगी देन द एट्रियोल्स, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। नेक्स्ट है बेटा वेन्स। वेन्स क्या है, वेन्स हैव अ थिनर वाल्स, भी पतली वाल्स होते हैं, लार्जर ल्यूमन्स होता है, मतलब कैविटी होता है, इनकी बड़ी कैविटी होती है, हैंस कैन बी इजिली स्ट्रेच, और इनको इजिली स्ट्रेच किया जा सकता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, याद रखना है पल्मोनरी वेन के अंदर बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। इसी तरह मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था पल्मोनरी आयोटा, आयोटा के अंदर, उसके अंदर क्या था बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं, ये हमेशा कंफ्यूजिंग करते हैं। पल्मोनरी वेन ऐसे है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, और पल्मोनरी आर्टरी आयोटा जिसको आप बोल रहे हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। ब्लड प्रेशर इज लो एंड ल्यूमन हैज अ वाइड वाल, प्रेशर है बेटा कम होगा, ल्यूमन की जो वाल होगी बेटा वो लो होगी, सॉरी वाइड होगी, चौड़ी होगी, विच इज क्लैप्सिबल, भी क्लैप्स भी कर सकती है क्योंकि थिन वाल स्ट्रक्चर है। ट्यूनिका मीडिया इज थिनर इन वेन्स देन इन आर्टरी, जो ट्यूनिका मीडिया जो बीच वाली लेयर है बेटा वो पतली होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी, किसके अंदर, वेन्स के अंदर। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ अ ब्लड इन वेन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेमिलुनर वाल्व दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ अ ब्लड। ये आपने याद रखना है कि वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक बार ये आ गया तो फिर उसने आगे सीधा ही जाना है, बैक फ्लो के लिए उसके लिए कोई रास्ता नहीं, फिर उसके बाद हमने क्या लगा देना है, फिर हमने क्या कहते हैं ये बैरियर लगा देने हैं, और बैरियर का नाम क्या है, सेमिलुनर वाल्स हैं, ताकि बैक फ्लो को रोका जा सके। ब्लड सैंपल्स आर यूजुअली टेकन फ्रॉम द वेन्स, जो ब्लड सैंपल्स हम लेते हैं बेटा वो वेन से लेते हैं रादर देन द आर्टरी बिकॉज ऑफ लोअर प्रेशर इन द वेन्स। वेन्स के अंदर बेटा जो अपनी अपनी नसें दिख रही है ना हाथों में, आप देखोगे ये जो नीले नीले नसें दिख रही हैं, सैंपल्स वेन से लिया जाता है, आर्टरी से नहीं लिया जाता, क्योंकि वेन्स के अंदर प्रेशर लो होता है। अब आप देखो, आपको सुई चुभाई, सैंपल लिया, फिर सुई निकाले, नीडल निकालते हैं तो फिर भी ब्लड है वो बाहर आ जाता है ना बेटा, आ जाता है ना। सोच के देखो कि इतने कम प्रेशर के बावजूद भी हमारा ब्लड बाहर आ जाता है, तो सोच के देखो कि आर्टरी के अंदर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। आर्टरी को एक बार पंक्चर कर दिया तो ब्लड फ्लो को रोकना मुश्किल हो जाएगा फिर तो, है ना। ओके, एक छोटा सा पोर्शन रह गया, हम्म, छोटा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा यही ये छोटा सा पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, सिस्टम पे पढ़ेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोरोनरी ब्लड वेसल्स, कहते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं सप्लाई करते हैं कार्डिक मसल्स विद ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड द रिमूव वेस्ट फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरीज एंड द वेन्स। कहते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा वो सप्लाई करती हैं ब्लड किसको, कार्डिक मसल्स को, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, और जो रिमूव करेंगे किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज एंड द वेन्स। हार्ट मसल्स इज सप्लाइड बाय ये टू आर्टरीज, हार्ट की मसल्स वो दो आर्टरी हैं वो ब्लड सप्लाई करते हैं, नेमली लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज। दीज आर्टरीज आर द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द अयोर्टा, इनको क्या बोलते हैं, जो अयोर्टा है मेन जो आर्टरी है उसकी ये पहली ब्रांचेज है, फर्स्ट ब्रांचेज है। आर्टरीज यूजुअली सराउंडेड द हार्ट इन द मैनर ऑफ द क्राउन, मतलब कि एक ताज की तरह रखती हैं इनको, मतलब जैसे ताज को संभालने के लिए दो गार्ड होते हैं ना राजा के सिंहासन पे, आपने देखना वो पंखा सा झुलाते रहते हैं ऐसे, एक लेफ्ट से एक राइट से ऐसे हिलाते रहते हैं पंखे को, ठीक है, तो ये एक राजा की तरह लेते हैं हार्ट को। हैंस द कोरोनरी आर्टरी, इसलिए इनका नाम है कोरोनरी आर्टरी, मतलब जो क्राउन की रक्षा कर रही है, और क्राउन यहाँ पे क्या है, हमारा हार्ट है, हार्ट है तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं कुछ है, ठीक है।
राइट वेंट्रिकल एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी। कहता है जो राइट वेंट्रिकल है और जो पोस्टीरियर पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसको सप्लाई कौन करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। जो एंटीरियर मतलब जो ऊपर वाला एंटीरियर और जो लेटरल पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। तो कल हम देखेंगे बेटा सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके।